नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि पानी से पंगा मत लेना। फिर दिखाएंगे आपको चोरों का आतंक और इसके साथ ही बात होगी बाघों की, जिन पर अब खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले बात आसमान से बरसती आफत की। जमीन पर जल प्रहार हो रहा है और हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की, कुदरत के क्रोध से बचने की। लेकिन देखिए, जब इस क्रोध से सामना होता है तो अंजाम कैसा होता है। तस्वीरें पाली जिले के रायपुर उपखंड की हैं, जहां इस बाइक सवार ने पानी से पंगा ले लिया और बाइक सवार बाइक के साथ पानी में बह गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि मौके पर मौजूद लोगों ने इसे समय रहते पानी से बाहर निकाल लिया। सवाल फिर वही कि आखिर क्यों पानी से ऐसे पंगा लेते हैं लोग। हमारी सलाह है कि आप ऐसे किसी भी उफनते नदी नाले को पार करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मोटरसाइकिल दबा उठे। वो भाई गियो। तो इस युवक को देखिए, मोटरसाइकिल दबा उठे और ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सबक लेने के लिए काफी है। वो भाई गियो। कुदरत के क्रोध का सामना करने की कोशिश इस युवक ने की, लेकिन अंजाम टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। पाली के रायपुर उपखंड की तस्वीरें हैं। बाइक सवार पानी से पंगा ले लेता है, लेकिन ये जल प्रलय है, किसी को बख्शती नहीं है। पानी में ये बाइक सवार पानी के तेज बहाव के साथ बह निकला, लेकिन वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। इस युवक की किस्मत अच्छी थी, हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। इस युवक को वहाँ मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन न्यूज़ 18 आगाह करता है, सलाह देता है कि ऐसी कोशिश कभी मत कीजिए। मोटरसाइकिल दबा उठे। और टोंक से बड़ी खबर आ रही है। बनास नदी में 2 बच्चे डूब गए, दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ ने नदी से दोनों शवों को बाहर निकाला। दोनों शवों को अब सादत अस्पताल लाया गया है। गहलोद घाट के पास ये हादसा हुआ था। बनास नदी में 2 बच्चे डूब गए। बड़ी खबर टोंक से, दोनों के शवों को एसडीआरएफ ने नदी से बाहर निकाल लिया है और इसके बाद परिवार में गम का माहौल। दोनों शवों को अस्पताल ले जाया गया है। गहलोद घाट के पास ये हादसा हुआ। और अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की। प्रदेश के कई जिलों में आज चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां 10 से 12 चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा और करीब 10,000 की नकदी पार कर गए। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां हाउसिंग बोर्ड स्थित जैन मंदिर में देर रात को चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर में प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के छत्र और दान पात्र में रखी नकदी सहित कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। तीसरी तस्वीर जैसलमेर के पोखरण की है, जहां साईं बाबा मंदिर के पास एक मकान से चोर 25 तोला सोना और नकदी पार कर फरार हो गए। अजमेर की बात, अजमेर में 10 से 12 चोरों ने एक किराना दुकान को अपना निशाना बनाया। रात के अंधेरे में चोरों ने क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक दुकान का ताला तोड़ा और उसमें रखा लाखों का सामान, करीब 10,000 कैश ले उड़े। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अब शातिर चोरों की तलाश में जुट गई है। पड़ाव के अंदर दुकान है और इसके अंदर से रात को सारा सामान ले गए, यहाँ तक कि हमारे पिताजी की फ़ोटो तक लेके चले गए। इसके अंदर एक भी कील भी नहीं छोड़ी। इसके अंदर 7-8 तो सिलेंडर थे छोटे बड़े मिला के, 10 पीपे कल तेल के मंगाए थे और
8 से 10 हज़ार रुपये कैश और चिल्लर ये पड़ी हुई थी उस टाइम की, वो ले गए। खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ के जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड के पास जैन मंदिर में चोरी। चोरों ने मंदिर से 7 चांदी के छत्र चुराकर फरार हो गए। चोरों ने दान पात्र में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर के पीछे का दरवाजा तोड़ा और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी हुई तो यहाँ पे पहले तो ये गेट तोड़ा गया, जो मेन गेट है यहाँ पे, तो इसका ताला तोड़ा गया। वो टूट तो गया लेकिन वो अंडरग्राउंड ताला लगता है, वो नहीं खोल सके वो। उसके बाद में उन्होंने प्रयास किया उस जाली को तोड़ने का, जो बैकग्राउंड में पीछे आती है। उसको तोड़ा तो वहाँ से भी कोशिश सफल नहीं हुई, तो फिर खेत में गए। खेत से स्पेस से उनको जगह मिलने का, वहाँ से खड़ा रह के आदमी आराम से काम कर सकता है। तो बाहर की रीप तोड़ी, हटाई। फिर उन्होंने उनके औजार जो भी होंगे साधन, उनसे उन्होंने क्या किया कि अंदर घुसाया रीप तोड़ के, और सब तोड़ के अंदर भगवान के चांदी के 7 छत्र तो वो ले गए जो सिर पे रहते हैं। उसके बाद में गल्ले उठा के खेत में डाल दिए उन्होंने, पैसे वगैरह सब ले गए वो। और जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर आ रही है। चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 25 तोला सोना और नकदी पार कर चोर यहां से फरार हो गए। साईं बाबा मंदिर के पास रहवासी मकान में इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में पोखरण पुलिस जुट गई है। बात कोटा की। कोटा से बड़ी खबर है। एक आरोपी के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। उद्योगनगर थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। थाना परिसर में चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची है। आरोपी के संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों के भी सैंपल लिए गए हैं। 2 दिन पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि कोटा में अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। उद्योगनगर थाना पुलिस ने 2 दिन पहले आरोपी को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। आज आरोपी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले अवैध शराब के साथ गिरफ्तार एक आरोपी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और आज थाना परिसर में पहुंची चिकित्सा विभाग की टीमों ने आरोपी के संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों के भी सैंपल लिए। बीकानेर के नापासर से खबर। पुलिस के खिलाफ किसानों का आक्रोश। किसानों ने पुलिस पर लगाया झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर ये किसान विरोध कर रहे हैं। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर किसान पुलिस से मिलने गए थे, वहीं तनातनी का माहौल हो गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि किसानों ने उनके साथ बदसलूकी की और वर्दी भी फाड़ दी। इसके बाद उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। इसके बाद किसानों में काफी आक्रोश पैदा हो गया। किसानों ने पुलिस पर तानाशाही और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के साथ ही किसानों ने नापासर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। किसान थानाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही झूठे मुकदमे को वापस लेने की बात भी कह रहे हैं। पाली में एक किसान लापरवाही का शिकार हुआ है। पुलिस की लापरवाही से ये किसान जेल में है। पुलिस ने किसान को डोडा पोस्ट का तस्कर बताया। इसके बाद एनडीपीएस के मामले में वल्लभनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। किसान का परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। सब जे सा बनाई सा पीवे ने दीदी सा बनाई तो घर आई हाथी ड्रेस में आई ऐसा मारा आदमी गति उठाई है। मैंने धक्का दूंगी दीदी मैं मार कूट की दी ऐसा मारा आदमी गति ले गो है। ठीक है सर मारे है का मारे को मुझसे निबड़े कर मारे कोई लेने देना नहीं है ना सा 2:12 में हुई है और नवजोत आदमी फंसा है। कोई लेना नहीं देना नहीं लेने फंसा दिया। ये काश्तकारी आदमी है, खेतीबाड़ी करता है। उनको नहीं तो साइकिल चलानी आती है और नहीं कोई गाड़ी चलानी आती है। उनके क्या हमारे 2012 में जो सेंधाराम हत्याकांड हुआ था उसमें हमारे यहाँ के मुजरिम और ये जो है जो फंसाया गया है तेजाराम देवा से, वो यहाँ का मैन गवाह था। बाकली में अभी मुझे 2 दिन पहले ही मालूम पड़ा कि तेजाराम नाम के व्यक्ति को डोडा पोस्ट के मामले में ड्राइवर बता करके उसे गलत फंसाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैंने इस मामले में जानकारी भी ली। तो तेजाराम को मोटरसाइकिल भी चलाने नहीं आती और 4 व्हीलर तो उसको चलाना आता ही नहीं।
जो तस्करी का मुकदमा है और तस्कर जो है बाड़मेर का है, उमेश बेनीवाल का। कपिल शिमाली उदयपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, पूरा मामला हम सुबह से इस खबर को देखो प्रमुखता से दिखा रहे हैं। कपिल, पूरा मामला एक बार फिर से बता दीजिए और अपडेट क्या है इस मामले पर, ये भी बताइए कपिल। देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हमने आज उदयपुर रेंज की आईजी विनीता ठाकुर से इस मामले पर अपडेट लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होने के चलते किसी तरह का बयान देने से मना कर दिया। पुलिस की जो चुप्पी है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को फंसाने के आरोप उदयपुर पुलिस पर लग रहे हैं जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि उसने कभी साइकिल तक नहीं चलाई है और उसे स्कॉर्पियो का ड्राइवर बताया गया। तो ये एक बड़ी लापरवाही पुलिस की हो सकती है अगर ये इन आरोपों की पुष्टि होती है। तो उदयपुर की वल्लभनगर थाने का ये पूरा मामला है, एनडीपीएस से जुड़ा मामला है। बताया जा रहा है कि एनडीपीएस की एक गाड़ी जो है वो डोड़ा चूरा को लेकर एक गाड़ी इस रास्ते को लेकर क्रॉस कर रही थी। उस दौरान वल्लभनगर थाना पुलिस ने इस मामले को पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद में डोड़ा चूरा चित्तौड़गढ़ से जब्त किया गया और फिर वल्लभनगर के ऐसे तो सुमेर सिंह पर यह आरोप लगा कि वो इस पूरे मामले पर मिलीभगत कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो तेजाराम, जिसका नाम इस पूरे मसले को लेकर स्कॉर्पियो के ड्राइवर के रूप में आ रहा है, उससे पूछताछ की गई थी सुमेर सिंह द्वारा और पूछताछ के बाद में जब किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई तो उसे छोड़ दिया गया। इस मामले उसे छोड़ने को लेकर सुमेर सिंह पर यह आरोप लगा कि रुपयों को लेकर भ्रष्टाचार, इसमें रुपयों का लेन देन हुआ और इसी को लेकर तेजाराम को छोड़ा गया। उसके बाद में सुमेर सिंह को उदयपुर रेंज की आईजी विनीता ठाकुर ने सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करने के बाद नए एसएचओ वल्लभनगर थाने में लगाए गए। उन्होंने तेजाराम को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जैसे ही विरोध के स्वर मुखर हुए, जो गज सिंह जो नए एसएचओ लगे थे उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि गज सिंह ने तेजाराम की गिरफ्तारी उचित कारणों के चलते की थी तो उन्हें क्यों हटाया गया? उनको उस थाने से हटाने को लेकर जो पुख्ता कारण है वो उदयपुर पुलिस अभी तक सभी के सामने नहीं रख पाई है। गज सिंह को हटाने के कारण सिर्फ विभागीय कारण बताए जा रहे हैं। तो ये कई सारे सवाल उदयपुर पुलिस के सामने इस समय खड़े हैं जिनका जवाब पुलिस को देना होगा, क्योंकि यदि इन आरोपों में सच्चाई साबित होती है तो एक बेकसूर व्यक्ति जो कि साइकिल तक चलाना नहीं जानता, जैसा कि उसके गांव वाले और परिवार के जन उदयपुर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, यदि ऐसे व्यक्ति को फंसाया जाता है तो व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जी, अब आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, उच्च अधिकारी क्या कह रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपने बात की हो तो? जी बिल्कुल, हमने इस पूरे मसले को लेकर आला अधिकारियों का पूरा व्यू जानने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होने के कारण किसी तरह का बयान नहीं देने की बात कही गई है। उनका कहना है कि अभी इस पूरे प्रकरण पर जांच चल रही है और जांच पूरी नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो ऐसे में स्थिति जरूर स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पर भी इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो ऐसे कागजात, कोई तो ऐसा सबूत उनके पास होगा कि एक व्यक्ति को उन्होंने एनडीपीएस के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए यही बड़ा सवाल उदयपुर पुलिस के सामने खड़ा होता है और पुलिस की जो चुप्पी है कहीं न कहीं उन पर सवालिया निशान लगाती है कि क्या पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूतों के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। यदि वो ठोस सबूत है तो क्यों उन ठोस सबूतों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जिसके मार्फत ये स्पष्ट हो सके कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस के पास में पुख्ता सुराग थे, ये पूरे आधार थे जिसको लेकर उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस लगातार इस पर चुप्पी साधे हुई है और ये जो चुप्पी है ये पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। ये इस किसान के परिवार से आपकी बात हुई? देखिए, जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद में जो पूरा जो कुनबा था इनका वो उदयपुर आईजी ऑफिस के यहाँ पर पेश भी हुआ था। उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर हाई लेवल पर जांच करने की अपील की थी। उनका कहना था कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति निर्दोष है, ये व्यक्ति कभी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं रहा और यहाँ तक कि उसे स्कॉर्पियो का ड्राइवर बताया गया, लेकिन ये व्यक्ति साइकिल तक चलाना नहीं जानता है। तो ये सारी चीजें उसके परिजनों ने, उसके जो ग्रामीण है, वहां का जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने उदयपुर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाई है और पुलिस का कहना है कि उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वो स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कपिल,
स्थानीय विधायक साहब क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं जो कभी इस किसान के घर पर इसके परिवार के सामने वोटों के लिए, वोट मांगने के लिए इनके घर का दरवाजा खटखटाया था, वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया। कोई व्यक्ति इस तरह से सामने नहीं आया जो कि ये स्पष्ट कर पाए कि जिस व्यक्ति को उदयपुर पुलिस ने एनडीपीएस के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है, उसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी क्या राय रखते हैं। क्योंकि जब उसके घर वोट मांगने जाना होता है तो जरूर उससे मिन्नतें की जाती है, लेकिन जब एक व्यक्ति पर निर्दोष फंसने की बात आ रही है तो ऐसे में अभी तक किसी व्यक्ति के आगे आने की बात सामने नहीं आ रही। चलिए ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। श्याम चौधरी भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, अब ताजा जानकारी क्या है आपके पास? जी, जो पुलिस के मामला सामने आ रहा है, पुलिस इस मामले में अभी तक ये कुछ भी बोल नहीं पा रही है कि इस मामले में क्या ये दोषी है या नहीं है। वो सिर्फ अभी तक यही बात कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, लेकिन जांच जो भी अभी तक पुलिस के सामने जो सबूत आए हैं कि तेजाराम दोषी है, वो सबूत अभी तक पुलिस न तो सामने पेश कर रही है, न किसी बात को पूरे मीडिया के भी सामने आ रही है। वहीं ग्रामीणों और स्थानीय विधायिका भी ये आरोप है कि ये जो व्यक्ति है जो कभी सड़क साइकिल भी नहीं चलाता है, ये किसान आदमी है, व्यापारी आदमी है जो पशुपालन का काम करता है। इतना वक्त क्यों लग रहा है श्याम? जब इस किसान के परिवार वाले वहां पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्त किस चीज में लग रहा है? फिलहाल जो इसके परिजनों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने उदयपुर में समाज के लोगों के साथ प्रदर्शन किया था, आईजी से भी मिले थे, एसपी से भी मिले, लेकिन वो कह रहे हैं इस मामले की जांच की जा रही है, आपको न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन ठीक है, चलिए शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात बाघों के संरक्षण को लगे एक और झटकी। कोरोना पहले मां अब शावक। जिंदगी की जंग हार गया MT2 शावक। वन्य जीव प्रेमियों में आक्रोश। बाघों के संरक्षण को एक और झटका। क्या मौत महज संयोग है? या इनका लापरवाही से है नाता? आखिर कितनी मौतों के बाद जगेंगे जिम्मेदार? कब देंगे आश्वस्त करने वाला जवाब? जब तक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं पूरा नहीं होके आता है तब तक एग्जैक्टली मैं इसी कारण से डेथ हुआ है
वो बताना, कंक्लूड करना काफ़ी कठिन। बाघों के रख रखाव पर बड़ा सवाल। ऐसे कैसे बढ़ेगा बाघों का कुनबा? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को आज एक और बड़ा झटका लगा है। 3 अगस्त को टाइगर रिजर्व में मृत पड़ी मिली MT2 बाघिन के शावक की आज मौत हो गई है। मुकुंदरा से फिर आई बुरी खबर। पहले मां चली गई, अब शावक की मौत। वन्यजीव प्रेमियों को एक और बड़ा शौक लगा है, क्योंकि मुकुंदरा ने बाघ बाघिन के बाद अब एक शावक को भी खो दिया है। कुछ दिन पहले ही तो मां छोड़कर गई थी। बच्चा बीमार था, इलाज चल रहा था, ठीक हो पाता उससे पहले ही दम तोड़ दिया। शावक के जाने से वन्यजीव प्रेमियों का दिल भी टूट सा गया है। तस्वीर ब्लर करना मजबूरी है, लेकिन तस्वीर के पीछे के सच से आपको आगाह करना भी जरूरी है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 3 अगस्त को मृत पड़ी मिली MT2 बाघिन के शावक की मंगलवार अल सुबह मौत हो गई। कोटा चिड़ियाघर में इलाज के दौरान शावक की मौत हो गई। आपको बताते चलें, इससे पहले मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से आई बाघिन की मौत की खबर ने वन्यजीव प्रेमियों को आक्रोश से भर दिया था। बाघिन का एक शावक बीमार मिला था, जबकि दूसरा अब तक लापता है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने कई जिम्मेदारों के तबादले भी किए थे। उम्मीद जगी थी कि इन तबादलों के बाद बाघिन की मौत की वजह पता चल जाएगी, अप्रिय खबरों पर लगाम लग जाएगी, पर बाघिन की मौत अब तक पहेली बनी हुई है। इसका भी जब तक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं पूरा नहीं होके आता है, तब तक एग्जैक्टली मैं इसी कारण से डेथ हुआ है वो बताना, कंक्लूड करना काफ़ी कठिन है। पहले बाघ, फिर बाघिन और अब शावक की मौत। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, बाघों की मौत पर मौत क्यों? वन्यजीव प्रेमियों में उमड़ा आक्रोश। कितनी मौतों के बाद जगेंगे जिम्मेदार? वन विभाग के जिम्मेदार क्यों है खामोश? बाघों के रख रखाव पर उठे सवालिया निशान। प्रदेश में ऐसे कैसे बढ़ेगा बाघों का कुनबा? जानकार बाघों के कुनबे की मौत की वजह अधिकारियों का आपसी टकराव बता रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट फोर्सेस के हेड इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। कोई टकराव नहीं रहता है कि यहाँ ड्यूटीज वेल डिफाइंड है। मैं 100% मैं बता सकता हूँ कोई टकराव नहीं है। ये कोई पत्रकार है या कोई संवाददाता है, वो अपना खुद की विचार से जो बोल रहा है, ये उनका भ्रांति है। लेकिन तर्क का कोई तुक नहीं, क्योंकि स्याह सच तो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वन प्रशासन बाघों के कुनबे को मौत से बचाने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। बाकी कहानी आंकड़ों की ज़बानी। 4 अगस्त 2019 सरिस्का में बाघ ST16 की मौत, हीट स्ट्रोक। 4 अक्टूबर 2019 बाघ T109 की मौत, बाघ T42 ने हमला कर मार डाला। 20 जनवरी 2020 बाघ T25 की मौत, दूसरे बाघ ने हमला कर मार डाला। 23 जुलाई 2020 बाघ MT3 की मौत। 3 अगस्त 2020 बाघिन MT2 मृत मिली। 18 अगस्त 2020 शावक की मौत। बाघों की मौत के आंकड़े वन विभाग को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तो वन विभाग के पास नहीं है। अगर ऐसे ही बाघों के मरने की खबरें आती रही तो प्रदेश में कैसे बढ़ेगा बाघों का कुनबा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद और जयपुर से
अरबाज अहमद की रिपोर्ट। संस्कृत शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप लॉन्च किया है। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ऐप लॉन्च कर रहे हैं। शिक्षा संकुल से मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग। कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की इस ऐप के जरिए पढ़ाई हो सकेगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन और इसी क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग अब ऑनलाइन पढ़ाई करवाएगा। इसके लिए ऐप लॉन्च किया जा रहा है। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग इस ऐप की लॉन्चिंग कर रहे हैं। शिक्षा संकुल से मोबाइल ऐप लॉन्च। कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स इस ऐप के जरिए पढ़ाई कर पाएंगे। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, देखिए अच्छी पहल है, कक्षा 3 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स अब पढ़ाई कर पाएंगे इस ऐप के ज़रिए। लेकिन सवाल महेश, हालांकि अब ऐप की लॉन्चिंग हो रही है शिक्षा संकुल से, इस लॉन्चिंग के बारे में बताइए। साथ ही ये बताइए कि सवाल उन लोगों के लिए भी है जहां पर नेटवर्क ही नहीं होता है, वो लोग कैसे इस ऐप का फ़ायदा उठाएंगे? महेश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये है, एक अच्छी पहल, एक सकारात्मक पहल कोरोना काल में, कम से कम कोरोना काल में स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर ये है, उनके पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर ये है, अब मोबाइल ऐप के ज़रिए पढ़ाई कर पाएंगे कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थी। संस्कृत शिक्षा विभाग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यह ऐप लॉन्च कर रहा है। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस ऐप की लॉन्चिंग की है। शिक्षा संकुल में मोबाइल ऐप लॉन्च। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ये ऐप लॉन्च कर रहे हैं। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। घर बैठे अब आसानी से ज्ञान अर्जित स्टूडेंट कर पाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे पार्षदों ने किया योग।